प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक बार फिर फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में जो कंसेप्ट आपने पढ़ा था, आपको जब फर्स्ट ईयर में आप बच्चे आए थे तो आपको बताया गया था कि ये भौतिक विज्ञान क्या है। दरअसल भौतिक विज्ञान में आपको ये बताया गया कि ये प्रकृति को समझने का विज्ञान है। अब प्रकृति को आपने समझना है तो ये जरूर जानना पड़ेगा कि ये प्रकृति किन नियमों से चलती है। दरअसल ये प्रकृति बच्चों कुछ नियमों पर आधारित है। जिस तरह से आपका विद्यालय, आपका घर, आपका देश कुछ नियमों के आधार पर संचालित होता है, ठीक उसी प्रकार से ये प्रकृति भी कुछ नियमों के आधार पर संचालित होती है। इन नियमों को मूल रूप से हम संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं। अब ये संरक्षण के नियम क्या है बच्चों? दरअसल कोई भी भौतिक राशि संरक्षित कही जाएगी यदि उस भौतिक राशि के मान में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो। इस क्रम में आपको याद होगा कि मैंने कुछ भौतिक राशियों की आपसे चर्चा किया था और उन भौतिक राशियों में सबसे पहला नाम लिया था ऊर्जा का। अर्थात इस प्रकृति में ऊर्जा की कुल मात्रा सदैव नियत होती है, अर्थात ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। दूसरा मैंने नाम लिया था संवेग का। संवेग में मैंने आपको बताया कि इस प्रकृति में कुल संवेग का मान सदैव नियत रहेगा, ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। ठीक उसी क्रम में आज आपको तीसरा नियम बताया जा रहा है। यह प्रकृति का एक नियम है जिसका नाम है वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम का मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि इस प्रकृति में जितना भी आवेश है वह न तो उसे कोई उसकी मात्रा में समय के साथ न तो कोई वृद्धि कर सकता है और न ही कोई कमी कर सकता है, अर्थात उसका कुल मान समय के साथ सदैव अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, इस बात को थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने चित्र में दो वस्तुएं दिखाई जा रही हैं, ए और बी। हम ए और बी को आवेशित करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है कि हम इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से घर्षण करा दें। जैसे ही हम घर्षण कराते हैं, सपोज कीजिए कि वस्तु ए धनावेशित हो जाती है, वस्तु बी ऋणावेशित हो जाती है। ये आप जानते हैं। बच्चों जरा सोच के बताइए कि घर्षण कराने से पहले ये वस्तु ए और बी पर कुल आवेश कितना था? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। इस पर कुल आवेश शून्य ही था, क्योंकि ये दोनों वस्तु घर्षण कराने से पहले उदासीन थी। लेकिन घर्षण कराने के बाद वस्तु ए पर धनावेश आया, वस्तु बी पर ऋणावेश आया। अब बताइए इन दोनों वस्तुओं का कुल आवेश कितना है? अभी भी शून्य, क्योंकि जितना धनावेश आ रहा है उतना ही ऋणावेश आ रहा है। इस प्रकार यदि हम एक ऐसे निकाय की कल्पना करें जिस निकाय में मात्र ये दो वस्तु हों, जैसा कि इस उदाहरण में दिखाया जा रहा है, तो यदि इन दो वस्तुओं से बना कोई निकाय हो तो उस निकाय के कुल आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसा कि आपको उदाहरण से दिख रहा है। तो वैद्युत आवेश के संरक्षण का पहला कंक्लूजन यह है कि किसी विलग निकाय का कुल आवेश समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। समय के साथ अपरिवर्तित रहने का मतलब यह है कि इसके मान को न तो आप वृद्धि कर सकते हैं न तो आप कमी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में बोला जाए, आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। विलग निकाय का मतलब क्या है? विलग निकाय का मतलब यह है कि कोई ऐसा निकाय जिसके अपने वातावरण में जो दूसरे कोई वस्तु हो उससे कोई संपर्क उसका न हो। जैसे कि यहां पर ए और बी वस्तुओं से बने एक निकाय को अगर हम एक बाउंड्री बना दें और इस बाउंड्री से बाहर कोई भी अगर वस्तु हो उसका इनसे संपर्क न हो, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वस्तुओं से बना निकाय कैसा है? एक विलग निकाय है। इसका दूसरा कंक्लूजन जो बहुत ही खूबसूरत कंक्लूजन है, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, ये आवेश के संरक्षण के नियम में ये बताया गया है कि आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका कतई अर्थ ये न निकालिएगा कि आवेशित कण को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता है। जी नहीं, इसका कतई अर्थ ये नहीं है।
आवेशित कण उत्पन्न किए भी जा सकते हैं, नष्ट भी किए जा सकते हैं। जरा इस उदाहरण से इस बात को समझिए। आप जानते हैं बच्चों कि न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। जब कभी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो एक स्वतः प्रक्रिया के द्वारा वो अपने आप को प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एक अनोखा कण जिसका नाम एंटी न्यूट्रिनो है उसमें अपने आप को परिवर्तित कर देता है। और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं बीटा क्षय। बीटा क्षय में आप देखिए कि क्षय होने से पहले इधर एक कण है न्यूट्रॉन, क्षय होने के बाद इधर 1, 2, 3 कण है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। बच्चों अगर आप बात करें, सिर्फ हम अभी आवेश की बात करते हैं, तो क्षय से पहले कुल कितना आवेश है, अर्थात न्यूट्रॉन का आवेश कितना है 0। क्षय के बाद कुल कितना आवेश है +1, -1 और एंटी न्यूट्रिनो पे जो आवेश होता है वो होता है 0, अर्थात क्षय के बाद कुल आवेश 0। अर्थात इस अभिक्रिया के होने के पहले जितना आवेश था, इस अभिक्रिया के बाद भी अभी भी उतना ही आवेश है। आवेश के मान में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज में परिवर्तन हुआ है, आप बता सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ जो न्यूट्रॉन था वो गायब हो गया है और यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो नाम के नए कण आ गए हैं। अर्थात आवेशित कण नष्ट भी किए जा सकते हैं, आवेशित कण उत्पन्न भी किए जा सकते हैं, लेकिन नेट आवेश को उत्पन्न करना या नेट आवेश को नष्ट करना संभव नहीं है, जैसा कि इस उदाहरण में आप देख रहे हैं। तो अर्थात दूसरा जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये है कि किसी प्रक्रिया में आवेशित कण उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो हमने उत्पन्न किया, और नष्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे हमने कि न्यूट्रॉन को नष्ट किया। लेकिन किसी विलग निकाय में नेट आवेश उत्पन्न करना संभव नहीं है। अगर इस पूरे रिएक्शन को, इस सारे पार्टिकल्स को हम एक विलग निकाय मान लें, इसका बाहर से कोई संपर्क न हो, तो इस रिएक्शन के पहले कुल आवेश और इस रिएक्शन के बाद कुल आवेश 0 है। इसका मतलब कि नेट आवेश उत्पन्न करना संभव नहीं है। बच्चों ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ये प्रकृति को चलाने का एक नियम है। जब कभी भी इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में कोई भी ऐसी घटना घटेगी जिसमें आवेश इन्वॉल्व होंगे, तो आवेश की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस तरह से ऊर्जा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।